नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात करते हैं आज स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 4 जनवरी 2020 को पूछे गए मनोविज्ञान व आईसीटी के प्रश्न संस्कृत विषय के साथ में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनमें देखिए, सबसे पहले नंबर पर पूछा गया इसमें निर्देशन परामर्शयो च सर्वाधिक है आवश्यकता कस्य आयुर्वर्गस्य बालकस्य कृते सर्वाधिकम भवति। इसका मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी वे आयु है जिसके बालकों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है मार्गदर्शन की। तो देखो, किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक को सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किलपैट्रिक ने जैसे कि बताया है कि ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 3, किशोरावस्था बालक से जो है सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता होगी मार्गदर्शन की। तो इस यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 3, किशोरावस्था। नेक्स्ट है इसमें अधोलिखितेषु विकल्पेषु कै रक्षात्मक क्रियाविधि नास्ति। यहाँ पर देखो, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 वो हैं जो समायोजन के समय रक्षात्मक युक्ति के रूप में काम में लिए जाते हैं और एक कुछ अलग है, उसको अपने को छांटना है। तो क्षति पूर्तिम रक्षात्मक युक्ति होती है, प्रक्षेपणम रक्षात्मक युक्ति होती है, प्रतिगमनम रक्षात्मक युक्ति होती है, साहचर्यम ये जो है साहचर्य रक्षात्मक युक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा साहचर्यम। अगला है शिक्षण कार्ये अत्याधुनिकम अनुदेशन माध्यमम वर्तते। यानी शिक्षण कार्य को लेकर के वर्तमान समय में सबसे तेज और सबसे ज़्यादा या सबसे आधुनिक जो अनुदेशन का एक तरीका है, एक माध्यम है, वो कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे तीव्र गति से जो अनुदेशन का काम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में है वो है कंप्यूटर एजुकेशन संगणकम। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4th। अगला है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीतो विद्यालया उद्घाटिता इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश में विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई। ऐसे विद्यालय कौन से थे? तो शिक्षा नीति 1986 के अनुसार नवोदय विद्यालय जो है स्थापित हुए। तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना इस नीति के द्वारा की गई। शिक्षण मनोविज्ञानस्योपरि आधारित पद्धतिरस्ति। इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है, या उस शिक्षण पद्धति को हमें छांटना है, देखना है जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति है। तो यहाँ पर क्रीड़ा पद्धति यानी खेल विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। प्रायोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जो है ये भी मनोवैज्ञानिक विधि होती है। डाल्टन पद्धति ये भी मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्ता सर्वे, यानी सभी जो है शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। अगला प्रश्न है अधिगम प्रक्रियायाम दृश्य श्रव्योपकरणानाम विशेष भूमिका अस्ति। यानी कि अधिगम प्रक्रिया के यहाँ पर दृश्य श्रव्य जो उपकरण है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसमें या इसके उपयोग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो देखिए, ये कुछ विद्वानों के नाम और कुछ संस्थाओं के नाम इसमें दिए हुए हैं और ये पूछा गया कि इनमें से किसने सबसे ज़्यादा इसके लिए अपना विचार दिया था या सबसे ज़्यादा उपयोग के लिए महत्वपूर्ण माना था। तो ब्लेयर जो थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा इसके लिए जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए अपनी तरफ से विशेष जो है कोशिश की थी, प्रयास किया था और इन्हीं के प्रयासों से सर्वाधिक इस तरह की सामग्री का उपयोग शुरू किया गया था। अगला है अपने इसमें 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारक प्रधानमंत्री आसीत। यानी जब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1 अप्रैल 1986 को बनाई गई थी
और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जन्मदाता राजीव गांधी थे। अगला है समीचीनाम तालिकाम चिनुत, यानी कि इनको हमें मिलान करना है, कौन सा क्रम इसमें सही है। तो सबसे पहले नंबर पर अधिगमम, अधिगम से क्या अभिप्राय है, तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तित, यानी व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसको अधिगम कहते हैं। तो फर्स्ट से फोर्थ हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट है शिक्षणम, पाठ्यक्रम है, शिक्षणम के द्वारा जो है अधिगम को सरल बनाने की कोशिश की जाती है, अधिगम सरलीकरोति। तो यहाँ पर फर्स्ट में फोर्थ और सेकंड में फर्स्ट जिसमें मिल रहा है, तो वो अपना ऑप्शन आता है फोर्थ, फोर्थ के अंदर ये मैच कर रहा है। तो इस तरह से अपना इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। आगे है दूरस्थ शिक्षाया प्रमुखानि अंगानि संति, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित प्रमुख अंग कौन सा है। तो इनमें से उसको हमें देखना है जो दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए मुद्रित सामग्री दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में काम आती है, दूरस्थ में भी आती है और सामान्य में भी आती है। दृश्य श्रव्य सामग्री जो है ये भी दोनों में काम आती है। तो यहाँ पर अपने पास में बसता मुक्त विश्वविद्यालय, यानी मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जो दूरस्थ शिक्षा के लिए ही काम करती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट धारित संप्रदाय अंतर्गते कस्य योगदानम नासीत। यहाँ पर चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें पूछा गया गेस्टाल्ट जो सिद्धांत था, गेस्टाल्ट थ्योरी जो थी या गेस्टाल्ट संप्रदाय जो था, उसके अंदर इनमें से किसका योगदान नहीं है। तो देखिए हम इस तरह से बात करें कि सबसे पहले गेस्टाल्टवाद का विचार देने वाले जो थे विचारक इसके, वो तो थे मैक्स वर्दीमर। इसके लिए जो प्रयोग किया था वो थे कोहलर, ये प्रयोगकर्ता हो गए। इसके प्रयोग के बाद में इसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाले थे कोफ्का, तो सिद्धांत प्रस्तुत करता। अब इस तरह से देखा जाए तो कुर्ट लेविन जो है इसमें वो व्यक्ति होते हैं जो कि डायरेक्ट इसमें गेस्टाल्ट सिद्धांत में अपना योगदान नहीं देते, ये केवल इनके समर्थक होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसके अंदर कुर्ट लेविन माना जा सकता है। बाकी ये प्रश्न जो है देखा जाए तो डिलीट होने योग्य है, क्योंकि कुर्ट लेविन का भी अपना खुद का एक सिद्धांत भी है जो गेस्टाल्ट से जुड़ा हुआ है, ज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है। और अगर हम इसके आधार पर देखते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है कुर्ट लेविन। शैक्षिक तकनीकी अधोतेषु पक्षेषु विभाज्यते, यानी शैक्षिक जो तकनीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, इनमें से कौन कौन से भागों में विभाजित है या कौन कौन से भागों के माध्यम से वर्तमान में संचालित हैं। तो देखिए ज्ञान विकास से जुड़ी हुई है, इसके बाद में ज्ञान प्रसार से जुड़ी हुई है, ज्ञान संचय से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर्वे, यानी इन सभी प्रकारों से जो है इसमें सभी प्रकारों में इसका विभाजन किया हुआ और सभी प्रकार से जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अगला प्रश्न इसमें है कंप्यूटर साहित्य अधिगम इति कृते आंग्ल भाषायां क शब्द समूह प्रयुज्यते, यानी कंप्यूटर जो है इसमें साहित्य अधिगम से संबंधित जो अंग्रेजी भाषा में शब्द काम में लिया जाता है वो क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में शब्द काम में लिया जाता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो यहाँ पर हो जाएगा CAL, इसका राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण प्रतिमानस्य तत्वानि सन्ति, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं, यानी शिक्षण जो है उससे संबंधित जो जो तत्व हैं, जो जो प्रतिमान हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए इसमें एक है मूल्यांकन प्रणाली, बिल्कुल मूल्यांकन प्रणाली होता है। शिक्षण उद्देश्यम, शिक्षण उद्देश्य होता है। शिक्षण संरचनाम, शिक्षण संरचना होती है। तो यहाँ पर ये तीनों होने से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्तानि सर्वाणि, यानी ये सभी जो है इसके
राइट आंसर हैं। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना इति परिभाषा शिक्षाया क्षेत्रे कस्य तकनीकी शब्दस्य कृते प्रदत्तता। यानी कि यहाँ पर उस टेक्नोलॉजिकल वर्ड को अपने को देखना है जो परस्पर सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान को लेकर के बोली जाती है। तो परस्पर सूचना और विचारों को आदान प्रदान को हम टेक्नोलॉजिकल तरीके से बात करें तो इसके लिए जो वर्ड काम में आता है वह संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। अगला इसमें है निर्मितवाद संप्रत्यक्ष मार्गदर्शक दस्तावेजोष्यम अस्ति। निर्मितवाद, निर्मितवाद जो है एक नया बहुत नया संप्रदाय है और 2000 के बाद में जो है ये ठीक ठाक ढंग से प्रचलित हुआ। 2000 में ये आया, 2005 से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। निर्मितवाद से अभिप्राय होता है, ये जयेश चोल के द्वारा दिया गया था और इसका अभिप्राय ये बालक अपना निर्माता स्वयं होता है। समाज के अंदर जितने भी अनुभव बालक को प्राप्त होते हैं उसमें से जो उसको अच्छे लगते हैं उनको ग्रहण करता है, जो अच्छे नहीं लगते उनको छोड़ देता है और वो अपना निर्माण खुद करता है। तो इसके ऊपर हमारे भारत देश में भी NCF 2005 में जोर दिया गया कि बालक को स्वतंत्र रूप से अपना निर्माण करने का कार्य सौंपना चाहिए या बालक को खुद को स्वतंत्र करना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना निर्माण कर पाए। तो इसका होगा NCF 2005। अगला है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक महोदयेन कस्मिन् वर्षे अधिगमस्य सिद्धान्तस्य अन्वेषणं कृतम्। देखिए यहाँ पर है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम को लेकर के अपना सिद्धांत कौन से वर्ष में खोजा था या दिया था। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो दिया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इनके द्वारा भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके जो है अधिगम का सिद्धांत दिया गया था और उसी के आधार पर इन्होंने मुख्य और गौण नियम प्रस्तुत किए थे। इनमें से सभी ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए ये प्रश्न डिलीट होने योग्य है। संप्रेषणस्य विशेषताः सन्ति। संप्रेषण की विशेषता क्या होती है? तो संप्रेषण की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? विचार विमर्श होता है, विचार विनिमय से होता है, सूचना प्रदानम होता है, समन्वय स्थापनच होता है, निर्देश आदेश संदेश प्रेषण होता है, उपयुक्तता सर्वे। तो इनमें ये तीसरे नंबर वाला एकदम परफेक्ट सभी को दर्शा रहा है, सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा निर्देश आदेश संदेश प्रेषणम। यानी निर्देश लेना देना, आदेश लेना देना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना जो है वो संप्रेषण होगा। तो ये इसमें होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, ग्राफ, मॉडल, फ्लैन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड इत्यादि शिक्षण तकनीक्या युक्तता उपागमा केन नामना कथ्यन्ते। यानी कि ये जो भी है शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें ग्राफ है, मॉडल है, फ्लैन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, ये किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के उदाहरण है? कौन से प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं? तो दो प्रकार के निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको टीचर अपने हिसाब से बना सकता है और बिना किसी बड़ी तकनीक के उनका उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर ये सभी जो दिए गए हैं ये ऐसे हैं जिनको शिक्षक बिना तकनीक के उपयोग कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये होंगे सॉफ्टवेयर और राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर उपागमः। अगला प्रश्न इसमें मस्तिष्क विपल्लव विधि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक विधिरस्ति। मस्तिष्क विपल्लव विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी मस्तिष्क में नए नए विचार पैदा करने के लिए जब बालक को प्रेरित किया जाता है या उसके मस्तिष्क में उद्वेलन पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ऐसे विचार बालक के मस्तिष्क में कब आते हैं, किस प्रकार से आते हैं? तो जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या होती है, उस समस्या को केंद्रित करके वो सोचता है, तभी उसके मस्तिष्क में विशेष प्रकार के विचार आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शन अपने पास में, उनमें से क्या होगा? तो देखिए ये समाधान विधि,
समस्या केंद्रित विधि, सरलीकरण विधि और कार्य विधि है। तो यहाँ पर होगा समस्या केंद्रित विधि, यानी जब भी किसी व्यक्ति के पास में, व्यक्ति के सामने कोई समस्या होगी, तभी उस समस्या पर केंद्रित होकर के वो विचारों को बनाएगा, अपने मस्तिष्क को उद्वेलित करेगा, मतलब उथल पुथल उसके मस्तिष्क में होगी। तो कब होगी, उसके लिए ज़रूरत है एक समस्या की। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा समस्या केंद्रित। ये 1950 में दी गई विधि थी और अमेरिका में सबसे पहले इसको दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है, अधोलिखित विकल्पेषु व्यवहारिक मनोविज्ञानस्य क्षेत्रे कस्य विकल्पस्य गणना न भवति। अधोलिखितेषु, जो लिखे गए हैं इनमें से व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसकी गणना नहीं होती, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यवहारिक मनोविज्ञान में नहीं आता। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक पार्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक पार्ट है, नैदानिक मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक पार्ट है, यानी ये सभी ब्रांचें हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान की। लेकिन वैदिक मनोविज्ञान से ये इस प्रकार की मनोविज्ञान में ब्रांच नहीं है या व्यवहारिक प्रकार का मनोविज्ञान नहीं है। तो अपना यहां पर आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला है केंद्रीय विश्लेषक इकाई, सीपीयू, अदा युक्तियां, इनपुट डिवाइसेस, प्रदा युक्तियां, आउटपुट डिवाइसेस इत्येत प्रकारेण कस्य शिक्षण साधनस्य संरचनाया अंगानि दर्शितानि। इसमें दिया गया है कि ये किस में पाए जाते हैं, ये जो अंग होते हैं ये किस में होते हैं। अदा प्रदा है और जो है विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज हैं, ये किस में पाए जाते हैं। तो इनमें से हमें उसको छांटना है जिनमें ये सब कुछ पाए जाते हैं। तो बहुत आसान सा जवाब है इसका, कंप्यूटर यंत्र जो होता है वो एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें ये सारी चीज़ें, सीपीयू है, इनपुट है, आउटपुट है, ये डिवाइसेज, ये इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला कीदृशं शिक्षणोपकरणम् अस्ति। भाषा प्रयोगशाला शिक्षण का किस प्रकार का उपकरण है, या भाषा प्रयोगशाला शिक्षण में किस प्रकार का उपाय है। तो देखिए इसमें क्या क्या है जिनमें से हो सकता है, कौस्पि नास्ति, दृश्य श्रव्योपकरणम, श्रव्योपकरणम, दृश्योपकरणम। तो भाषा प्रयोगशाला जो होती है इसमें लिंग्वा लेबिस को बोलते हैं और इसमें मूल रूप से लिंग्वा फोन का उपयोग किया जाता है। लिंग्वा फोन श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार में आता है, इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा श्रव्य दृश्योपकरणम। श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। अगला है, साम्यादस्मिन् मित्सस्य बुद्धि प्रतिभौतिकः इति रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुते। यहाँ पर यानी साम्यवादी बुद्धि जो है या सामंजस्यवादी बुद्धि जो है उसका प्रकार कौन सा है। तो देखिए, दो या दो से अधिक बुद्धि में या दो से अधिक परिस्थितियों में जब सामंजस्य करके, तुलना करके किसी अध्ययन को आगे बढ़ाया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, एक दूसरे की समानता और असमानता को देखने का प्रयास किया जाता है, तो वहां पर होती है व्यतिरेक है। तो इसका उत्तर होगा व्यतिरेक है। टर्मन मतानुसारेण सामान्य बुद्धि बालकस्य बुद्धि कदा पर्यंतम भवति। टर्मन ने अपनी एक सारणी दी है जिसके अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि का अलग एक उन्होंने लेवल दिया है, प्रखर बुद्धि का अलग दिया है, तीव्र बुद्धि का अलग दिया है, सामान्य बुद्धि का अलग दिया है। तो टर्मन ने जो सारणी दी है उसके अनुसार लगभग 90 से 110 के बीच में जो बुद्धि लब्धि होती है वे सामान्य बालक होते हैं। तो 90 से 110 यानी थर्ड अपना इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है इसमें, अनुकूलितानुक्रियाया सिद्धांतस्य प्रवर्तकः कः आसीत्। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये सिद्धांत दिया गया था I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था 1904 में। अगला प्रश्न है इसमें मित्रों, भारतीय शिक्षा आयोगस्य नाम अस्ति। भारतीय शिक्षा आयोग का नाम क्या है। तो भारतीय शिक्षा आयोग है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
NCF इत्यस्य लेखनम कया संस्थया माध्यमेन अभवत। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को लेकर के इसका जो लेख तैयार किया गया, इसके लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी थी या किस संस्था के माध्यम से उसको तैयार किया गया? तो दोस्तों NCF 2005 जो है प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन जिसका मार्गदर्शन मिला, जिसके माध्यम से इसको तैयार करवाया गया, वो संस्था थी NCERT। NCERT संस्था की देखरेख में जो है NCF की तैयारी की जाती है या वो रूपरेखा तैयार की जाती है, या NCF 2005 NCERT के माध्यम से तैयार करवाया गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायित अनुदेशन इति कृते आंग्ल भाषायां कै शब्द समूह प्रयुज्यते। कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में आंग्ल भाषा का कौन सा शब्द जो है काम में लिया जाता है? तो इसमें काम में लिया जाता है CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इस तरह से जो है इसमें CAI का उपयोग किया जाता है। अगला है शिक्षणे प्रयुक्ता एते उपागमा टेप रिकॉर्डर, जादुई लालटेन, चलचित्रम, दूरदर्शनम च कीदृशा उपागमा। किस प्रकार के, किस श्रेणी के उपागम ये हैं? तो देखिए दोस्तों, टेप रिकॉर्डर, जादू की लालटेन, चलचित्र और दूरदर्शन, ये सभी वे उपागम हैं जिनको शिक्षक अपने स्तर पर नहीं बना सकता और नहीं अपने स्तर पर इनका उपयोग कर सकता। तो ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिनका शिक्षक अपने स्तर पर निर्माण नहीं कर सकता और उपयोग नहीं कर सकता, वो हार्डवेयर में आती है, यानी कठोर उपागम की श्रेणी में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर उपागमा। दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला और आखिरी प्रश्न हमारा इसमें, सॉफ्टवेयर उदाहरण न अस्ति। सॉफ्टवेयर, इनमें से जो दिए गए हैं उनमें से एक हार्डवेयर है, बाकी सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों पेन ड्राइव जो है ये हार्डवेयर है, बाकी इसके अलावा ये सभी जो है इसमें सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इस तरह से दोस्तों संस्कृत भाषा के पेपर के साथ में जो मनोविज्ञान और ICT के प्रश्न दिए गए, इनको अपन ने हल किया। जहाँ तक मेरा मानना है बेहतर तरीके से एकदम सही जो आंसर इनके हो सकते थे, एकदम उपयुक्त आंसर हो सकते थे, वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.